नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी पीवाईक्यू जीके जीएस सीरीज 2025 में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग भारतीय संविधान की इस पूरी सीरीज को कंडक्ट किए हैं। इसमें 3 पार्ट को हमने पेश किया। आज ही हमारा पार्ट नंबर 4 है और पार्ट नंबर 4 में हम लगभग 35 क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे, यानी 66 से लेकर 100 तक क्वेश्चन, और उसके साथ में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और अन्य पहलू हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उन सब का एनालिसिस इसी के साथ में करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है। यह किस देश से ली गई है? और इसको कई बार आप लोगों ने पढ़ लिया है कि ये लिया गया है आपका फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो अवधारणा है ये लिया गया है फ्रांस से। आपसे पूछा जाए कि जर्मनी से क्या लिया गया है, तो आपात उपपद लिया गया है। जो इमरजेंसी के दौरान क्या क्या कार्रवाइयाँ होगी वो सब चीज़ें आपात उपपद के बारे में जर्मनी से लिया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर डी का करेक्ट आंसर, फ्रांस। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है, कौन से देश से अपनाया गया है? तो आपने कई बार इसका एनालिसिस किया कि ये एकल अवधारणा जो है ये इंग्लैंड से लिया गया है, और इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली भी लिया गया था। इंग्लैंड से क्या लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया आपका संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं इसमें आप लिख सकते हैं। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली लिया गया, एकल नागरिकता लिया गया है, विधायी प्रक्रिया लिया गया है, विधायी प्रक्रिया, और विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन, ये लिया गया है आपका इंग्लैंड से, ग्रेट ब्रिटेन। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअल पावर्स का विचार संविधान से लिया गया है। डेट इज कौन से संविधान से लिया गया है? तो इससे पहले जब आपने कॉन्सेप्ट को सीखा था तो उसके साथ में इस टर्म को सीखा था कि जो कनाडा है उससे हमने अवशिष्ट शक्तियों को लिया था। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका कनाडा, क्या होगा? कनाडा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कनाडा। कनाडा से लिया गया है ये। और कनाडा से अगर बात करें, कनाडा से और क्या क्या चीज़ें ली गई है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये लिया गया है, एक तो कनाडा से लिया गया है आपका संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था, व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। और लिया गया है केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति, ये है आपका दूसरा। और तीसरा चीज क्या लिया गया है? आप कहेंगे कि उच्चतम न्यायालय जो है उसका परामर्शी अधिकार, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी अधिकार, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी अधिकार, परामर्शी अधिकार, ये आपका लिया गया है कनाडा से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में कर रहा है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है? तो देखिए, मजबूत केंद्र वाला संघ, ये तो कनाडा से लिया गया है, तो ये तो बात सही है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारिता या अधिकारिता, ये भी सही है।
समवर्ती सूची किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये आपका इसमें नहीं लिया गया पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर है। ये किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? जो संसदीय विशेषाधिकार था उसकी विशेषता आपने कई बार पढ़ा कि जो ग्रेट ब्रिटेन है उसकी संसदीय जो विशेषाधिकार था वह उससे से लिया गया है। और क्या लिया गया है ग्रेट ब्रिटेन से? आप कहेंगे कि एकल नागरिकता ली गई है। तो जो संसद का टर्म फॉलो होता है विशेषाधिकार का, वो किससे है? ब्रिटेन से। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 में निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है? तो आप कई बार पढ़ चुके हैं इसको, यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं और उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची। 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूची। पहली अनुसूची कितनी थी? 8 थी, और फिर बाद में 4 अनुसूची और जोड़ी गई, तो उसके 4 जोड़ी गई तो उसके बाद हो गई 12। अब इन अनुसूचियों में क्या क्या वर्णित है उन सब चीज़ों को समझ लेते हैं। पहली अनुसूची में फर्स्ट शेड्यूल में भारत संघ राज्य क्षेत्र, संघ शासित प्रदेशों का विवरण तथा 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कि कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन संघ राज्य क्षेत्र है, कौन नॉर्मल राज्य है, तो उन सब चीज़ों का इसमें पूरा विवरण है कि भारत के संघ में, भारत संघ में राज्य क्षेत्रों तथा संघ शासित प्रदेशों का विवरण। दूसरे शेड्यूल में क्या कहता है कि अनुसूची में संवैधानिक अधिकारों में राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के वेतन एवं उपलब्धियों के संबंध में प्रावधान है। तो आप इसको लिखेंगे रा से मतलब होता है भारत के राज्य, वा से मतलब होता है वेतन। तो रावेश रावेश राजा जन सभाभूत पन। ये अगर याद है आपको तो आप आराम से 12 के 12 अनुसूचियों को आराम से तैयार कर सकते हैं। रावेश राजा जन सभाभूत पन। रा का मतलब होता है, पहला शेड्यूल में रा यानी राज्यों के बारे में बताएगा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताएगा। दूसरी में वेतन भत्ते यानी कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के तथा उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीएजी के जो चीफ हैं, उन सभी का क्या वेतन होगा, क्या भत्ते होंगे, क्या उपलब्धियां होगी, इन सभी का प्रावधान दूसरे शेड्यूल में। फिर उनको शपथ कैसे दिलाएगा, कैसे शपथ की क्या प्रक्रिया होगी, ये तीसरे शेड्यूल में कहता है। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, संघ के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संसद के राज्य विधानमंडलों से निर्वाचित सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ की चर्चा की जाएगी। यानी कि कौन शपथ किस प्रकार से लेगा, तो ये शपथ के बारे में बताता है। चौथी अनुसूची में ये कहता है कि अनुसूची में राज्यों में संसद के उच्च एवं संसदीय सदन, राज्यसभा के जो आवंटन है उनके संबंध में बात करता है। यानी राज्यसभा के जो उच्च, संसद के उच्च तथा अस्थाई सदन राज्यसभा के बारे में चीज़ों के बताने के बारे में करता है।
उनका विवरण देता है चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या कहता है, जनजातियों के बारे में बताता है कि भाई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासक के बारे में, कि मतलब किस तरह से वहां पर प्रशासन किया जाएगा। इस अनुसूची के माध्यम से संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी अनुसूचित जातियों को। इनमें क्या क्या टर्म होंगे, इन क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इन क्षेत्रों से संबंधित राज्यों के प्रशासन संबंधी आवश्यक निर्देश दिए तक होगा। यानी कि उसमें आपको निर्देश दिए जाएंगे कि इस तरह से इनका संरक्षण, इनकी संवैधानिक सुरक्षा जो भी बेहतर रहेगा तो शासनादेश द्वारा उसको निर्गत कराया जाएगा, पालन कराया जाएगा। इसमें संबंधित राज्यों के राज्यपाल इन क्षेत्रों में प्रशासक, जो राज्यपाल हैं क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को भेजेंगे, क्योंकि जो राष्ट्र का मुखिया होगा वो राष्ट्रपति होता है और स्टेट का मुखिया आपका राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल अपनी जो रिपोर्ट होती है वार्षिक रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को सौंपेगा। राज्यपाल इन क्षेत्रों में कल्याण एवं शांति के निर्देश देने के साथ भूमि स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा सकता है, क्योंकि वो सर्वे सर्वा होता है, राज्य का राज्यपाल सर्वे सर्वा होता है और देश का राष्ट्रपति। ये संवैधानिक पावर है। और एग्जीक्यूटिव पावर, जैसे प्रधानमंत्री देश में एग्जीक्यूटिव पावर है, वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर मुख्यमंत्री जो होता है पीएम राज्यों का, वह उसका एग्जीक्यूटिव पावर रखता है। तो अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा उन्नति संबंधी विषयों पर परामर्श हेतु जनजाति सलाहकार परिषदों का गठन किए जाने का प्रावधान है, कि उन जनजातियों में से ही एक परिषद का गठन किया जाए जो उनके हितों की रक्षा कर सके और तो उनसे सलाह लेकर फिर चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराया जाए। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जो जनजातियां हैं उनके बारे में बात करता है। ध्यान रखें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर का नहीं, मणिपुर के बारे में इसमें वर्णित नहीं है। इसमें 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो जनजातियां हैं उनके प्रशासन के लिए इसमें विशेष प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में क्या कहता है कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों की चर्चा की गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में संघ नियम कायदे कानून बना सकता है, राज्य सूची में राज्य नियम कायदे कानून अपने राज्य के लिए बना सकता है और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों मिलकर। लेकिन अगर कंट्रोवर्शियल कंडीशन अप्लाई हो, कहीं पर संघ और राज्य का डिस्प्यूट हो, तो संघ की जो नियम लगेंगे, जो भी चीजें होंगी वह मान्य होंगी, ना कि राज्य की। तो संघ सूची में 97 विषय हैं और संघ को कानून बनाने का अधिकार है, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची में 66 विषय है जिसमें राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में 47 विषय है जिस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में संसद द्वारा कानून ही प्रभावी होगा, राज्य द्वारा कानून प्रभावी नहीं होगा। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात की गई है, तो 22 भाषाएं इनके बारे में बताया गया है। 9वीं अनुसूची में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई है ये, और अनुसूची में इस अधिनियमों को सम्मिलित किया गया है जिनकी वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु वर्तमान में यह अनुसूची न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में है। और इस अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की संख्या 284 है। कितने हैं इसमें? 284 जो है अधिनियम है। 10वीं अनुसूची में क्या है? 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई अनुसूची में दल बदल के बारे में ये बताता है। दल बदल संशोधन के बारे में 10वीं अनुसूची में लिखा गया है। 11वीं अनुसूची में क्या कहता है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को, और इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है। पंचायती राज इस संवैधानिक दर्जा दिया गया है और इस अनुसूची में कुल 29 विषय है। कानून निर्माण का अधिकार ग्राम पंचायतों को। 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। इस अनुसूची में न्यायपालिकाओं की संरचना, गठन, राज्यों जो सदस्यों की योग्यता
निर्वाचन नगर पंचायतों का अधिकार, शक्तियों का उत्तरदायित्व के विषय में बताता है। यानी कि जो नगर पालिका की संरचना है, सदस्यों की योग्यता, निर्वाचन, नगर पंचायतों के अधिकार, इन सभी के उत्तरदायित्व का वर्णन इस 12वीं अनुसूची में यानी कि 12 शेड्यूल में किया गया है। और इस 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार नगर पालिका को प्राप्त है। अब ये हो गए आपके जो है 12 अनुसूचियां। स्वायत्त जिले या स्वायत्त क्षेत्र क्या है? भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो जनजाति बहुल है, जैसे आपने अभी पढ़ा कि असम और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 ऐसे स्टेट है जहाँ पर स्पेशल जो वहाँ के शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वहाँ की जनजातियाँ हैं, उनको विशेष आरक्षण दिया गया। तो इसमें कहा जाता है कि जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र, उसमें जनजाति बहुल क्षेत्र है और वहाँ पर अपनी परंपरा के अनुसार राजनीतिक विशेषताओं के कारण असम के उत्तरी कछार पहाड़ी क्षेत्र में कार्बी आंगलोंग जो जिला है और बोडोलैंड जिला है जिसमें बोडो जनजातियां पाई जाती हैं और 2003 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समिष्ट किया गया था। मेघालय में खासी पहाड़ी क्षेत्र में जो वहाँ पर जनजातियां हैं उनको खासी, और जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में जो जयंतिया जनजातियां हैं, इन जनजातियों के आधार पे, वहाँ पर निवास के आधार पे इन पहाड़ियों का नाम खासी, गारो और जयंतिया 3 पहाड़ियों का नामांकन किया गया, जिसमें जयंतिया पहाड़ियाँ हैं और गारो पहाड़ियाँ क्षेत्र है। मिजोरम में चकमा, मारा, लोई जिले और त्रिपुरा में जनजाति क्षेत्र त्रिपुरा स्वायत्त जिले के रूप में स्थापित किया गया है। यदि इन स्वायत्त जिलों के भीतर पृथक अनुसूचित जनजातियां तो हो तो राज्यपाल इस जन अधिसूचना के जारी कर सकता है और इन क्षेत्रों में जनजातियों को निवासित यानी कि निवास करने का जो स्ट्रक्चर है उनको भी प्रोवाइड कर सकता है और उनको पृथक करके अलग घोषित कर सकता है कि ये जनजातियां स्पेशल ट्रीटमेंट के अधिकार चाहती हैं, यानी कि इनको विशेष दर्जा दिया जाए ताकि इनका भी अन्य लोगों की तरह इनका भी उत्थान हो सके और ये भी आगे डेवलपमेंट कर सके। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी टर्म की बात किया जा रहा है ये विकास से रिलेटेड है। जो पिछड़े हैं, जो SC ST है, यानी कि वहाँ की जनजातियाँ हैं जो अन्य लोगों से काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हैं, जंगल में रहते हैं, ट्राइबल ज़िंदगी जीते हैं, वो भी अपने जीवन में सुधार ले आए और अच्छी तरह से जीवन यापन करें, तो उनको विशेष ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। स्वायत्त जिले में स्वायत्त क्षेत्र में राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित विषयों पर अधिसूचना जारी किया जा सकता है, यानी कि वो स्वायत्त जिले घोषित कर सकता है। कौन करता है? वो राज्यपाल करता है। राज्यपाल उल्लेखित स्वायत्त क्षेत्रों में किसी भी क्षेत्र को संविष्ट कर सकता है। राज्यपाल उल्लेखित स्वायत्त क्षेत्रों में किसी भी क्षेत्र को बाहर किया जा सकता है, यानी जो भी चीज़ें होगी राज्य के राज्यपाल द्वारा, वह उसका प्रमुख जो होगा वह राज्यपाल होगा, क्योंकि राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल द्वारा ही सारे नियम, कायदे, कानून परिवर्तन में आएंगे, वो लागू। वह नए स्वायत्त जिले का गठन कर सकता है या किसी भी जिले को हटा के उसके जो स्वायत्त की जो अधिकार है उसको हटा सकता है और किसी को गठन भी कर सकता है। तो राज्यपाल द्वारा किसी भी स्वायत्त जिले के आकार को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। वह 2 अथवा 3 स्वायत्त जिले अथवा भागों को संयुक्त करके एक स्वायत्त जिले का गठन कर सकता है। मान लीजिए 2-3 क्षेत्र है या जिले हैं और उनको एक जिले का नाम देकर और उसमें डेवलपमेंट के सारे कार्य कर सकता है। उनका जिला तीनों को तोड़ के एक जिले का गठन कर सकता है, तो यह भी राज्यपाल के ही दायरे में आता है। जिला एवं क्षेत्रीय परिषदें संविधान के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद का उपबंध किया जाएगा और इसमें कितने सदस्य होंगे? 30 सदस्यीय जिला परिषद में अधिकतम 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और शेष अन्य सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होंगे। 4 सदस्य कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। बाकी जितने भी सदस्य हैं यानी कि 26 सदस्य बचेंगे वो जनता द्वारा निर्वाचित होकर आएंगे। 2003 के संविधान संशोधन द्वारा इस उपबंध में
संशोधन करके असम राज्य क्षेत्र के संदर्भ में यह प्रावधान किया गया। बोडोलैंड का जो विवाद था, नया बोडोलैंड एग्रीमेंट 2020, केंद्र में असम और बोडो उग्रवादियों, ये पहले जनजातियों के रूप में थी, बाद में जब इनको अपने अधिकार के लिए मांग उठाई तो फिर सरकार के प्रति जो कंट्रोवर्सी भावनाएं लेकर आए ये लोग, तो इनको एक नाम दे दिया गया कि भाई बोडो, ये असम और बोडो जनजातियां उग्रवादियों के रूप में है, तो असम और बोडो के उग्रवादी के रूप में को काउंटिंग करने लगे। प्रतिनिधियों ने 2020 बोडो एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत उग्रवादी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोडोलैंड, ये एक तरह से हथियार लेस पूरा ऐसा तबका था जिसके पास सारी चीज़ें थी, तो इन्होंने एक तरह से छोटी मिनी आर्मी अपनी बना ली और ये बोडोलैंड जिला को हटा के एक नया स्टेट के रूप में मांग करने लगे। तो ये इन्होंने एक पार्टी का गठन किया, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, और इसमें जो है 1550 कैडर हैं। 30 जनवरी को अपने 500 हथियार के साथ इन्होंने सरेंडर किया और इस दौरान एनडीएफबी और एनडीएफबी देश की मुख्य धारा में शामिल हो गए। इनके काडर का पुनर्वास किया गया और इसके तहत बोडो क्षेत्रों के विकास के लिए 3 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए के विकास का पैकेज जो है दिया गया। प्रविष्ट परियोजना का आने के समय क्रियान्वयन किया जा सके और इस समझौते से बोडो टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी क्षेत्र में शक्तियों का विस्तारण होगा। बोडो समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई विषयों को सुरक्षित किया जाएगा और जनजातियों की भूमि अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा कि जो भी जनजाति लोगों, जो ट्राइबल्स की ज़मीनें हैं वह अन्य कोई उसको हड़प ना सके, ना ले सके, इसके लिए उसको संरक्षण कानून लाया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों का तेजी से विकास भी होगा। उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नाम से कोकराझार जिले में सांस्कृतिक परिसर की स्थापना की जाएगी और बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स BTAD के बाहर बोडो कचारी वेलफेयर काउंसिल की स्थापना की जाएगी। 125वें संविधान संशोधन द्वारा BTC वित्तीय प्रशासनिक शक्तियों के सुधार तथा BTD में एक अलग DIG पद तैयार किया जाएगा जो उसका संचालन करेंगे, उसका निर्देशन करेंगे। बोडो माध्यम से जो स्कूल होंगे यानी कि बोडो माध्यम स्कूलों के लिए अलग से शिक्षा निदेशालय का गठन किया जाएगा, उनके भी शिक्षा में सुधार किया जाएगा। 30 फरवरी 2003 को दूसरा समझौता हुआ, जिसके तहत संविधान की 6ठी अनुसूची तक BTC की स्थापना की गई। इस समझौता जो केंद्र सरकार, असम सरकार तथा बोडो लिबरेशन टाइगर BLT के बीच हुआ था। समझौते के अनुसार कोकराझार, बक्सा और यह है उदलगुरी, दिरांग जिले को मिलाकर BTD का गठन किया जाएगा। BTC का 40 विषय का संबंधित जो विधायी अधिकार दिए गए हैं उन पर आदिवासियों को भूमि अधिकार सहित अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा कि उनकी भूमि कोई ना ले सके और जो भी उनके अधिकार हैं, राइट्स हैं, उनको मिले। अब आइए इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है भारतीय संविधान के भाग 16 में क्या वर्णित है, क्या संबंधित है? भाग 16 इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 नगर निगम से संबंधित विशेष प्रावधान है, कुछ वर्गों के से संबंधित विशेष प्रावधान है, चुनाव का प्रावधान है और संवैधानिक संशोधन का प्रावधान है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा कि ये जो भाग 16 है ये कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। अगर हम बात करें कि नगर निगम की बात करें, नगर निगम से संबंधित जो भी प्रावधान है उनकी बात करें तो ये होता है 9A में भाग 9A में। चुनाव की बात करें, निर्वाचन, तो ये भाग 15 में है, भाग 15 में।
भाग 15 में, भाग 15 में है। संवैधानिक संशोधन की बात करें तो संशोधन 20 में है, आपका भाग 20 में, 20 में। तो इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा विषय है जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसमें आपका कृषि है जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 3 प्रकार की सूचियां बनती है, एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची, संघ, राज्य और समवर्ती, समवर्ती, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची है उसमें 98 विषय, 98 विषय। मूल रूप में अगर बात करें तो इस समय मूल रूप में 97 है, मूल रूप में 97 है। अगर इनकी बात करें कि इनमें विषय कौन कौन से हैं, इनमें विषय कौन कौन से आएंगे, तो आप आएंगे बैंकिंग, बैंकिंग, दूसरा मुद्रा, तीसरा क्या आएगा जैसे रेलवे हुआ, रेलवे, पोस्ट, पोस्ट ऑफिस, ऑफिस, विदेशी मामले, विदेशी मामले, रक्षा मामले आदि ये किस में आते हैं? संघ द्वारा इस पर नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं। इसमें 98 विषय हैं और मूल रूप से अभी 97 विषय हैं। अब राज्य सूची की अगर बात करें तो इसमें आपके 61 विषय हैं, 61 विषय, मूल रूप से 61 विषय हैं। इसमें 66 61 विषय हैं और इनमें अगर बात करें तो क्या क्या आएगा? आप कहेंगे राज्यों में, जो राज्यों के मध्य व्यापार है, तो राज्यों के मध्य व्यापार, मध्य व्यापार, व्यापार आएगा। दूसरा क्या आएगा? आपका कृषि आएगा। दूसरा आपका कृषि आएगा। राज्य पुलिस जो है, पुलिस, ये आपका आएगा। उसके बाद मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन आएगा। और जो भी स्थानीय सरकारें हैं, थिएटर है, उद्योग हैं, स्थानीय सरकार, थिएटर और उद्योग आदि आते हैं, ये राज्य सूची के विषय हैं। अब समवर्ती सूची में 52 विषय, इसमें कितने हैं? 52 विषय हैं। 52 विषय मूल रूप से कितने हैं इस समय? मूल रूप से 47 विषय, मूल रूप से अभी 47 विषय। इसमें जो बात करें तो क्या आएगा? जो कस्टम ड्यूटी, ड्रग्स, कस्टम, कस्टम ड्यूटी, ड्रग्स, जहर, ड्रग्स आएगा। फिर उसके बाद जो बिजली है, बिजली है, समाचार पत्र है, बिजली, समाचार पत्र, कानून, जो आपराधिक कानून है, आपराधिक कानून, आपराधिक कानून है, श्रम कल्याण है, श्रम कल्याण, ये सब जो है इस पर संघ और राज्य दोनों मिलकर इस पर नियम बना सकते, समवर्ती सूची पर। ध्यान में रहे कि अगर कंट्रोवर्सी होती है तो संघ द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उन्हीं का पालना होगा, अन्य का नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेते हैं 74 क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है? तो आपने कहा पढ़ा अभी डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी, कल कारखाने जो है वो किससे संबंधित है? वो समवर्ती सूची से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? अब यहाँ पर दिया है कि संघ सूची ये किससे प्रावधान है? तो आप कहेंगे 7वीं जो अनुसूची है वो संघ सूची से संबंधित है। चौथी अनुसूची की बात करें, अगर चौथी अनुसूची की बात करें तो इसमें जो है, इसमें जो राज्य होते हैं तथा संघ शासित क्षेत्रों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण है चौथी अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची में 3 विधायी जो है सूचियों की बात की गई है, और इसी 7वीं सूची में तीनों विधायी सूचियां हैं, यानी संघ, राज्य और समवर्ती सूची की बात किया गया है। 9वीं अनुसूची में बात करें 9 शेड्यूल में, तो भूमि सुधारों के बारे में राज्य के अधिनियम है। ये भूमि सुधार के बारे में इसमें बताया गया। 10वीं अनुसूची में क्या है आपका? दल बदल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो संघीय कार्यपालिका का प्रावधान ऑप्शन नंबर 5 में है, और यानी कि भाग 5 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो भाग 5 में क्या है? तो आप कहेंगे संघीय कार्यपालिका। अगर आपसे कहा जाए भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है। अगर पूछा जाए आपको भाग 4 में क्या है, तो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और अगर भाग 6 में की बात किया जाए तो इसमें क्या है? राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, ये आपका डी में है। इसमें क्या सही हो जाएगा? संघ की कार्यपालिका भाग 5 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, मूल भारतीय संविधान में लेटेस्ट भाग और 395 अनुच्छेद है, तो कितने अनुच्छेद हैं? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 395, भाग 22 और अनुसूची 12 अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का वर्णन है? अभी जस्ट आपने पढ़ा है, संघीय कार्यपालिका जो वर्णन है वो आपका भाग 5 में है। और भाग 6 में क्या है? तो आप कहेंगे कि राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है, इसमें राज्य की कार्यपालिका है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, भारतीय संविधान के निम्न भागों में से कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देता है? तो संविधान संशोधन की अगर बात किया जाए तो वह भाग 20 में है। तो भाग 20 में है, यानी कि संविधान संशोधन किससे किया जाएगा? आप कहेंगे 368, आर्टिकल 368 द्वारा संविधान का संशोधन किया जाएगा। इसमें भारतीय संविधान के जो भाग हैं 395 अनुच्छेद और 22 भाग, 12 अनुसूचियां, इसमें 20वां भाग जो है वो संविधान संशोधन के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से अनुच्छेद के तहत वो ये संविधानिक प्रक्रिया को लागू करता है? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा इसको लागू किया जाता है, संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं का विवरण देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80।
क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान का भाग डेट इज संविधान संशोधन से संबंधित है। अच्छा, इसमें अभी जस्ट जो है आपने देखा है भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है, और आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल तो 368 द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। देखिए 8वीं अनुसूची में सिंधी भी है, नेपाली भी है, संथाली है, भोजपुरी नहीं किया गया है। भोजपुरी को भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। अब अगर बात करें तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों का वर्णन किया गया। 12 अनुसूची, 12 अनुसूची का बात किया गया। 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें अगर बात करें तो सिंधी, नेपाली, संथाली व अन्य 19 भाषाएं, यानी कि सिंधी, नेपाली और संथाली, हिंदी, नेपाली और संथाली प्लस 19 अन्य भाषाएं। अच्छा, इनको बाद में जोड़ा गया जो है, और इनमें जो कहा गया कि ये 3 भाषाएं 19 3 22, इनको मिला के ये 22 हो गई हैं टोटल। तो भोजपुरी इसमें इस शेड्यूल में नहीं डाला गया। 8वीं अनुसूची में जो है भोजपुरी का दर्जा नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है। तो आप बार बार पढ़ते आए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है वो भाग 3 में है, और भाग 4A में 4A में बात करता है कि नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में बात करता है। तो भाग 4A इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है। अब देखिए, पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था, प्रमुख वन उत्पादन, बड़े पैमाने के उद्योग, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। और ये आपसे पूछ लिया जाए कौन से संविधान संशोधन द्वारा ये इसको शामिल किया गया है, तो ये जो संविधान संशोधन था 1992 में, ये 73 ये संविधान संशोधन यह 13वीं संविधान संशोधन 1992 में इसको वो किया गया है, मतलब जोड़ा गया। अब 11वीं जो अनुसूची है इसमें जो है विषय की बात करें तो 29 विषय है, 29 विषय, सॉरी 29 विषय है, 29 विषय है, 29 विषय है। और इसमें क्या क्या बात किया जाता है, जिसे अनुसूची में ग्राम की शक्तियों, ग्राम का आवासन, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पीने का पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि महत्वपूर्ण जो टर्म है इस पर चर्चा की जाती है। इसमें टोटल मिला के कुल 29 विषय है 11वीं सूची। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान का भाग डेट इज में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन सा भाग है, और कई बार आप पढ़ते चले आए हैं, ये भाग नंबर 13 है, जिसमें व्यापार तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। भारतीय संविधान का जो भाग 13 है इसके बारे में अगर बात करें, भाग 13, तो अनुच्छेद 301 और से 307, 301 to 307 तक भारत राज्य क्षेत्र के जो है भीतर वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता है। और कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 301 से 307 आर्टिकल के भीतर इस का वर्णन किया गया है। 301 क्या वर्णित करता है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो 301 यह घोषणा करता है कि भारत के पूरे
क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य मुक्त होंगे, यानी कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके व्यापार और वाणिज्य कर सकता है, वहां समागम कर सकता है। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच बाधाओं को तोड़ना नहीं होता है और देश के प्रति व्यापार तथा वाणिज्य को प्रोत्साहन देना होता है। इसलिए वह कहीं भी जाकर अपने व्यापार और वाणिज्य को समागम कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका 13 डी सही हो जाएगा, भाग 13, भाग 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध के मुकदमे मुकदमे यानी सूट से संबंधित है? तो ये भाग नंबर 12 जो है ये इससे संबंधित है, वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है। अगर आपसे कहा जाए कि ये भाग 12 में जो बात किया गया है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो टर्म है उनको सामंजस्य में रख के कार्य किया जाता है। तो भाग 12 में कौन से अनुच्छेद के तहत ये होगा, तो कहाँ वर्णित है ये? तो 264 अनुच्छेद, आर्टिकल 264 से 300 का तक इसमें वर्णन किया गया है कि केंद्र और राज्य की संपत्ति, अनुबंधों, देनदारियों तथा वादों से संबंधित जितने भी प्रावधान है यह किसमें वर्णित है? भाग 12 में। और किस अनुच्छेद के तहत है? 264 से लेकर 300 का तक इसका वर्णन किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची के तहत राज्य का विषय है? तो आपने अभी पढ़ा है, इस 7वीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है। तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसके तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य का विषय है। इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों बनाया जाता है? ये जैसे अपराध को रोकने, पता लगाने, जांच पड़ताल करने, अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने तथा मुख्य जिम्मेदारी किसको दी जाती है? वह राज्य को दी जाती है, राज्य को दी जाती है। क्योंकि राज्य का विषय है तो वह राज्य को दी जाएगी और इसमें सारी कार्रवाइयां होगी। इसको 7वीं अनुसूची राज्यों तथा संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लेखित करता है और 7वें शेड्यूल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो भाग 4 या भाग 7 या भाग 6 या भाग 5 में? देखिए जो भाग 5 है उसमें राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी नियम हैं उनको बनाया गया। भाग 5 में राष्ट्रपति किससे संबंधित है? वह राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति भाग 5 में राष्ट्रपति का वर्णन है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रियाओं के बारे में कहता है। और भाग 5 में अनुच्छेद, अगर आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल तो 55, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव जो निर्वाचन है उसकी नीतियों को तय करता है, निर्वाचन नीति। निर्वाचन नीति आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा यानी गुप्त मतदान द्वारा उसको मत किया जाता है। और इसे जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो कौन कौन से व्यक्ति होते हैं जो इसमें प्रक्रिया में भाग लेते हैं? तो पहला है लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा
के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा क्या है, दिल्ली प्लस पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। अच्छा, निर्वाचित सदस्य की बात किया गया हमने, सेकंड जो मनोनीत है उन सदस्यों की बात नहीं किया गया जो प्रसाद प्रयत्न है, जिनको प्रसाद प्रयत्न पद मिला है का निर्वाचन पद्धति में भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें जितने भी सदस्य होंगे वो निर्वाचित सदस्य होंगे। तो भाग 5 में उसके निर्वाचन की बात किया गया। और आर्टिकल 55 ये कहता है निर्वाचित की नीति क्या होगी, राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, वो प्रोसेस क्या होगा, उसके बारे में आर्टिकल 55 बात करता है। चलिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 88 नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ तथा राज्य समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? तो इसमें 7वीं अनुसूची है जो केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। ये आप कहेंगे 7वीं अनुसूची यानी समवर्ती सूची के बारे में इसमें बात किया जा रहा है, जिसमें राज्य और संघ दोनों मिलकर जो है नियम बना सकते हैं। कंट्रोवर्सी होने पर जो राज्य का नियम जो सेंट्रल का होगा, स्टेट का होगा, उसको लागू किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 89। भारत के संविधान के भाग 3 किससे संबंधित है? आप बार बार पढ़ते चले आए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। भाग 3 किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट्स से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। भारतीय संविधान का स्रोत कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? राज्य विधानमंडल से संबंधित भाग 6, राज्य विधानमंडल से संबंधित है भाग 6। तो ऑप्शन नंबर डी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? और बार बार पढ़ते हैं, अनुसूचियां हैं 22, 95 अनुच्छेद है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है? तो मणिपुर में आपका नहीं लागू होती है, असम में होती है, त्रिपुरा में होती है, मेघालय में होती है। मणिपुर इसका करेक्ट आंसर है, इसमें लागू नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? तो 6ठी अनुसूची में क्या मणिपुर नहीं शामिल है, नागालैंड नहीं शामिल है, अरुणाचल प्रदेश नहीं शामिल है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, तो मिजोरम है यहाँ पर। नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर 94। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में प्रावधान किया गया है? तो कई बार पढ़ते आए हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11वीं अनुसूची में इसके बारे में बात किया गया है। और 11वीं अनुसूची को कब से जोड़ा गया है? तो आप कहेंगे 1992 में, 1992 में, 73 73वें संविधान संशोधन संविधान संशोधन द्वारा। कितने सब्जेक्ट हैं इसमें, कितने विषय हैं? 29 विषय, 29 विषय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? भारत का संविधान का जो भाग 8 है वो ये संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से इससे संबंधित है भाग 7। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो देखिए, पहली अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, इसके बारे में बताता है कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ये तो सही है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बात करता है, ये भी सही है। चौथी अनुसूची राज्य परिषद सीटों के बारे में बात करता है, ये भी सही है।
और दूसरी अनुसूची भाषाओं के बारे में नहीं बात करता है। दूसरी अनुसूची भाषाओं के बारे में नहीं बात करता है। ये कहता है 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं के बारे में बात करता है और 22 भाषाओं की बात करता है। इस भाषाओं की बात करता है। ये कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी दूसरी अनुसूची इक्वल टू भाषाएं जो है ए मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र एवं राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो बार बार आप पढ़ते चले आए हैं कि भाग आपका 11 में 45 से लेकर 255 तक जो है ये केंद्र एवं राज्यों के संबंध आपसे संबंध है उसके बारे में बात करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन है 98, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ क्षेत्र यानी संघ का मतलब होता है केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो ये है भाग 11 केंद्र एवं राज्यों के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से इसमें राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है? तो ये चौथी जो सूची है उसमें राज्यों के सीटों के आवंटन की बात किया गया है, तो चौथी अनुसूची आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है 2 सीटें जो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी के लिए की राज्यसभा में सीटों के प्रतिनिधित्व की बात करता है। राज्यसभा में 245 हैं, राज्यसभा में 245 हैं सीटें हैं, और जिसमें से 233 सीटें राज्य तथा केंद्र द्वारा ये भरी जाएंगी, और जिसमें सर्वाधिक सीटें 31 सीटें जो होती हैं 31 सीटें ये यूपी की हैं। सबसे ज़्यादा सीटें किसकी हैं? यूपी की हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राज्य की परिषद सीटों को आवंटित से संबंधित है? तो आप चौथी जो अनुसूची है ये राज्यों की परिषद सीटों के आवंटन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है।